नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के टोटल 72 शिफ्ट में 2022-23 के बजट, मंत्रालयों के द्वारा जो विभिन्न पहल या योजनाएं शुरू की गई हैं, ऐप और पोर्टल, और इसके अलावा जो भी आपके पारित विधेयक रहे हैं, उन सभी से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग सारे शिफ्ट की फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप लोग इसकी पेड ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पेड ई बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको हर शिफ्ट के 30 से लेकर के 40 बिल्कुल 100% रियल प्रश्न मिलेंगे, और यहाँ पर हर शिफ्ट में जो भी आपके टॉपिक वाइज प्रश्न पूछे गए हैं उनको अलग अलग रखा गया है। साथ ही साथ इसमें आपको कई सारे डायग्राम वगैरह भी देखने को मिलेंगे, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में चाइल्ड बजट प्रस्तुत करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में 1 से 9 करोड़ के बीच आय वाली सहकारी समितियों पर अधिभार को कितने प्रतिशत से घटाकर 7% किया गया है? तो ये पहले 12% था, इसको घटा करके 7% किया गया। वहीं पर जो आपका न्यूनतम वैकल्पिक कर था उसको 18.5 से घटाकर 15% यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस वर्ष केंद्रीय बजट फरवरी के आखिरी दिन के बजाय 1 फरवरी को पेश करने की शुरुआत हुई है? तो ध्यान रखिएगा, ये शुरुआत 1 फरवरी 2017 को हुई थी, और पहली बार इस प्रकार का जो बजट है उसको उस समय के हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में गंगा नदी के किनारे कितने किलोमीटर के क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के लिए कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस बार के बजट में ये प्रावधान किया गया है कि जो हमारी गंगा नदी उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल तक बहती है, इसके 5 किलोमीटर के एरिया में आपके जैविक खेती के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में किस मिशन के अंतर्गत गहरे सागर में खनिज के अन्वेषण सर्वेक्षण के लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, नाम इसका है डीप ओशियन मिशन। क्या नाम है? डीप ओशियन मिशन इसका नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंतर्गत कुल 14 क्षेत्रों में कितने रोजगार के निर्माण का लक्ष्य है? तो यहाँ पर टोटल आपके 60 लाख रोजगार के निर्माण का लक्ष्य है, और ये जो स्कीम है इसको केंद्र सरकार के द्वारा 2020 में अप्रैल के महीने में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ अनुमानित है? तो ये प्रश्न आपका 2 से 3 बार आ चुका है। ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके लिए 9.2% ग्रोथ का यहाँ पर अनुमान है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में कितने नए वंदे भारत ट्रेन को चलाने की घोषणा की गई है? तो जरूर ध्यान रखिएगा कि टोटल आपके 400 ट्रेन अगले 3 सालों में वंदे भारत चलाने की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 के अंतर्गत भारतीय रेलवे के कितने किलोमीटर नेटवर्क को कवच टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि टोटल 2000 किलोमीटर का ये रेलवे नेटवर्क है जिसको यहाँ पर भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित कवच टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि टोटल 1.5 लाख जो हमारे डाकघर हैं उनको कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की घोषणा हुई है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022-23 के लिए जारी बजट में किस कंपनी के लिए 1.6 लाख करोड़ के रिवाइवल पैकेज की घोषणा की गई है। तो ये कंपनी हमारी है भारत सरकार की, जिसे आप लोग BSNL के नाम से जानते हैं, और इसके ऊपर अगले 4 सालों में केंद्र सरकार के द्वारा 1.64 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। अब आते हैं जो प्रश्न हमारे मिनिस्ट्री से पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि 7 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के किस अभियान को शुरू किया है। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी ये प्रश्न कम से कम 7 से 8 बार आ चुका है। तो इसका नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, और ये जो प्रोग्राम है वो 11 से 14 वर्ष की वह बालिकाएं जिन्होंने किसी कारणवश स्कूल छोड़ दिया था उनके लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए समझौता किया। तो ये समझौता इन्होंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में किया है। वहीं पर फरवरी 2022 में कोंकूर एंटी टैंक मिसाइल के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनामिक्स के साथ ही समझौता किया था। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी कई बार रिपीट हुआ है, कम से कम 4 से 5 बार, कि मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किसने किया है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा निमहंस बेंगलुरु के साथ में मिलकर के इस परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2022 के अनुसार भारत के पंचायती राज मंत्री कौन हैं। तो नाम इनका गिरिराज सिंह है, और ये हमारे पंचायती राज के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के लिए दिशा निर्देश को जारी किया गया। तो ये जो हमारा मंत्रालय है, नाम इसका महिला और बाल विकास मंत्रालय है, और इसी के द्वारा वात्सल्य योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस मंत्रालय के द्वारा 19 जून 2021 को विश्व सिकल सेल रोग दिवस मनाने के लिए दूसरा ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन हुआ था, और नीचे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि जो हमारा जनजातीय मामलों का मंत्रालय है वर्तमान में इसके मंत्री कौन है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस मंत्रालय के सहयोग से WHO के द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया था। दरअसल पूछा यह गया था कि आयुष मंत्रालय के सहयोग से WHO ने इसको स्थापित कहां पर किया है। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात के जामनगर में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय की पहल है। तो सिंपल सा प्रश्न है, ये हमारे रेलवे मंत्रालय की पहल है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन विधेयक किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि इस विधेयक को हमारे गृह मंत्रालय ने प्रस्तुत किया था, और इसके अंतर्गत 1920 का जो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट है उसमें संशोधन किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्तीय और विकास निगम किस मंत्रालय के अधीन है। तो ये आपको सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय के अधीन देखने को मिलेगा, जिसके मंत्री हैं हमारे वीरेंद्र कुमार। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियां निषेध संशोधन विधेयक किसने प्रस्तुत किया है। तो ध्यान रखिएगा, एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश और किस राज्य के परिवार कोड को कानूनी अधिकार देने के लिए परिवार कोड संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया है। तो ये आपका था नागालैंड के लिए और आपके हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि 23 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने शक्ति आपराधिक कानून विधेयक को पारित किया है। तो ये हमारे महाराष्ट्र की सरकार है, जिसके द्वारा शक्ति आपराधिक कानून विधेयक को पारित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022
लोकसभा में कब पारित हुआ है? तो ये आपके जुलाई 2022 को पारित किया गया है। वहीं पर अगर हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं तो ये आपके अगस्त 2022 में पारित हुआ है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो आपके अगस्त तक पूछा जा रहा है। तो मुख्य रूप से जनवरी से लेकर के अगस्त के करंट अफेयर आपको तैयार रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संसद में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक कब पारित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि 22 जुलाई 2021 को इसे पारित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में किस राज्य की गोंड जनजाति को एसटी वर्ग में शामिल किया गया है? तो इसके लिए भी विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था और ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की जनजाति है। तो मुख्य रूप से गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, राजगोंड, पठारी इन जनजातियों को उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में एसटी वर्ग में शामिल किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो ध्यान रखिएगा ये आपको गृह मंत्रालय के अधीन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में एक अलग पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था वर्ष 2004 में और इसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी। अब आते हैं ऐप और पोर्टल पर। तो प्रश्न पूछा गया कि अगस्त 2021 को लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा जो समृद्ध कार्यक्रम है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है स्टार्टअप एक्सीलरेटर ऑफ MEITY फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो ये जो आपका कार्यक्रम है इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और मुख्य रूप से ये हमारे बिजनेसमैन के लिए लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि बसवराज बोम्मई के द्वारा स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु को लॉन्च किया गया। तो ये हमारे किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये आपके कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2021 में भारतीय सेना के द्वारा कौन सा इन हाउस मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है असिग्मा। क्या नाम है? असिग्मा इसका नाम है। फुल फॉर्म भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो आर्मी सिक्योर इंडिजीनस मैसेजिंग ऐप इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में सदन की लाइव कार्यवाही देखने हेतु जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है डिजिटल संसद ऐप। क्या नाम है? डिजिटल संसद ऐप इसका नाम है। नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं को सीखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो इस ऐप का नाम भाषा संगम है और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा पिछले साल नवंबर महीने में इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में कोयले की स्थिति के बारे में जानकारी के प्रति पारदर्शिता लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है कोयला दर्पण। क्या नाम है? कोयला दर्पण इस पोर्टल का नाम है और कोयला सचिव अनिल कुमार जैन ने इसको लॉन्च किया। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के लिए किस पोर्टल की घोषणा की गई है? तो इस पोर्टल का नाम है देश स्टैक ई पोर्टल। क्या नाम है? देश स्टैक ई पोर्टल इसका नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस आईआईटी द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वराज एबिलिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया है आईआईटी हैदराबाद ने। किसने? आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में NIPER रिसर्च पोर्टल जो है इसको किसने लॉन्च किया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नाइपर का आपको पूरा नाम भी ध्यान रखना है। तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये इसका पूरा नाम है और हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको लॉन्च किया। अगला प्रश्न पूछा गया कि CSIR के जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को किसने लॉन्च किया है? तो इसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया।
जो कि हमारे पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कौन से नाम से भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन को लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया हमारे नितिन गडकरी जी ने। नाम इसका टोयोटा मिराई है और ये प्रश्न भी आपके 3 से ज़्यादा बार पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में किस राज्य ने 2022 से 27 के लिए नई खेल नीति को लॉन्च किया है? तो ये आपका गुजरात राज्य है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटीज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो इसको हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न पूछा गया कि जून 2021 में किस बैंक के द्वारा स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स थीम के साथ पहले ग्लोबल हैकाथॉन हरबिंगर को लॉन्च किया गया है? तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में PSLV C-52 रॉकेट के द्वारा लॉन्च अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 04 सैटेलाइट को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया? तो ये आपका है 529 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई पर? 529 किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च ट्रांसलेटिंग इंडिया के लिए वेबसाइट का नाम क्या है? तो इसका नाम है www.anukriti.net। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में नासा द्वारा घोषित हेलियोस्वार्म प्रोजेक्ट किससे आपका संबंधित है? तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत 9 अंतरिक्ष यान का एक तारामंडल होगा और इसे चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव के दौरान जो भी हमारे सौर पवन की गति होती है, इसको यहाँ पर मेजर करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के अलावा नासा ने एक म्यूज मिशन भी घोषित किया है और इस मिशन के अंतर्गत जो भी आपके नासा के वैज्ञानिक हैं, वो सूर्य के कोरोना के ताप को बढ़ाने वाली जो पावर है, उनको समझने में यहाँ पर मदद करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि नवंबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने राज्य बाल नीति को लॉन्च किया है? तो ये आपके तमिलनाडु की सरकार के द्वारा नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी आपका 2 से 3 बार आ चुका है कि फरवरी 2021 में PSLV C-51 के द्वारा किस सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो अमेजोनिया 1 ब्राज़ील का और सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया गया था। वहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि 14 फरवरी 2022 को PSLV C-52 के द्वारा रिसैट 1A यानी कि अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 04, इंस्पायर सैट और INS-2D को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परय शिक्षालय को लॉन्च किया है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉन्च किया। ये प्रश्न भी 2 से 3 बार आ चुका है कि जनवरी 2022 में कौन सा राज्य AVGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है? तो नाम इसका है कर्नाटक। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड विदा को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है हीरो मोटो कार्प। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किसके द्वारा पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को लॉन्च किया गया? तो ये आपका हो जाएगा सिडवी। अगला प्रश्न पूछा गया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है ई श्रम पोर्टल। तो ध्यान रखिएगा 26 अगस्त 2021 को इसे लॉन्च किया गया था और हमारे जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगस्त 2021 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च ई रूपी किसके ऊपर आधारित है? तो ये आपका एक ई वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान समाधान है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अक्टूबर 2021 में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और श्रम मंत्रालय ने किस पहल की शुरुआत की है? तो इसका नाम है डिजी सक्षम। क्या नाम है?
डिजी सक्षम नाम के इस पहल की शुरुआत की गई है। अब हम लोग जो भी आपके रिपोर्ट से जुड़े हुए प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि जनवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो ये हमारा भारत देश हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में असर ग्रामीण रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में हुआ है? तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। टोटल आपके 70.3% बच्चे हैं ग्रामीण आबादी वाले जिनका नामांकन सरकारी स्कूलों में हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 की ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के सबसे मूल्यवान बीमा के लिए LIC किस स्थान पर रहा है? तो LIC इसमें 10वें स्थान पर रहा है। वहीं पर चीन की जो पिंग एन इंश्योरेंस है वो आपके टॉप पोजीशन पर रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में RMI इंडिया ने किसके साथ मिलकर भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट को जारी किया? तो नीति आयोग के साथ मिलकर के इन्होंने जारी किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में यूनिसेफ इंडिया ने नीति आयोग के साथ बच्चों पर कौन सी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है? तो नीति आयोग के द्वारा ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है नाम है इसका भारत के बच्चों के राज्य बहुआयामी बाल विकास में स्थिति। और ये प्रश्न अलग अलग लैंग्वेज में कम से कम 5 बार पूछा गया है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा कि बच्चों के ऊपर ये रिपोर्ट है जिसको यूनिसेफ इंडिया ने नीति आयोग के साथ में मिलकर के लॉन्च किया। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 77.7% है भारत की साक्षरता दर। सबसे ज़्यादा साक्षरता आपको केरल राज्य में मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन कवर कितना है? तो यहाँ पर आपको 21.71% वन कवर मिलेगा। वहीं पर अगर हम लोग ट्री के साथ साथ फॉरेस्ट कवर की मिला देते हैं तो ये आपका 24.62% होगा। सबसे ज़्यादा वृद्धि आपके आंध्र प्रदेश में देखी गई। सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो मध्य प्रदेश में मिलेगा। और परसेंटेज एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये आपको मिजोरम में मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान यहाँ पर 101वां रहा है। ध्यान रखिएगा कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में यहाँ पर भारत हमारा 94वें स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा 44% सोने का रिजर्व है? तो ये आपको बिहार राज्य में मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये आपको राजस्थान राज्य में मिलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि केरल में आपको सबसे ज़्यादा साक्षरता मिलेगी और बिहार को पीछे छोड़ करके सबसे कम साक्षरता में आंध्र प्रदेश यहाँ पर टॉप पर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जून 2022 में जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार श्रम बल में जनसंख्या के कितने प्रतिशत की भागीदारी है? तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 41.6% भागीदारी है। NSSO के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में सिपरी द्वारा जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें सऊदी अरब के साथ पहले स्थान पर रहा है। वहीं पर अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो ये आपके हथियारों को सबसे ज़्यादा बेचने वाला देश रहा है। और अगर हम लोग अपने देश भारत की बात करते हैं तो हमने सबसे ज़्यादा जो हथियार हैं वो आपके रसिया से परचेज किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में जारी असर की रिपोर्ट के अनुसार निजी स्कूलों के नामांकन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो ये जो कमी है वो आपका 8.1% है। 2018 में नामांकन 32.5% था जो कि 2020 में घट करके 24.4% हुआ है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि CMIE के आंकड़ों के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो हरियाणा पहले पर था, फिर राजस्थान था, फिर आपका त्रिपुरा था। सबसे कम बेरोजगारी आपको तेलंगाना में मिलेगी और इस साल के शुरुआत में बेरोजगारी की दर आपकी 6.57% थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि ऐसे रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार किस राज्य में नामांकन सबसे अधिक हुआ है? तो ये आपके उच्च शिक्षा के ऊपर जारी की जाने वाली रिपोर्ट है और ये आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नामांकन हुआ था। तो उस समय के जो हमारे शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनके द्वारा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019-20 को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि CMIE की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल माह में शहरी बेरोजगारी की दर क्या थी? तो ये आपके शहरी बेरोजगारी की दर 9.22% थी, ग्रामीण बेरोजगारी की दर 7.18% थी और हरियाणा में आपको सबसे ज़्यादा 34.5% बेरोजगारी मिलेगी। तो इस प्रकार से जो भी हमारे बजट मंत्रालय की पहल ऐप पोर्टल पारित विधेयक से प्रश्न आए थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा करंट अफेयर्स और जीके में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।